दिल्ली सल्तनत का इतिहास बहुत बड़ा है ना, लेकिन क्या इसमें एक ऐसे वंश की कहानी भी हो सकती है जो बस पलक झपकते ही आया और चला गया? सिर्फ 37 साल। ये कहानी है सैयद वंश की। एक ऐसा अध्याय जो छोटा जरूर है, पर सत्ता, वफादारी और विरासत पर बड़े गहरे सवाल छोड़ जाता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा हमला होता है, साम्राज्य बिखर जाते हैं, तो उस तबाही के बाद कौन खड़ा होता है? 14वीं सदी के आखिर में दिल्ली के लिए ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। तैमूर के हमले ने सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी और इसी उथल-पुथल के बीच से सैयद वंश का उदय हुआ। लेकिन सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये बात हम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब छिपा है इन जैसे पुराने दस्तावेजों में। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये उस दौर की आवाजें हैं जो हमें सीधे अतीत से जोड़ती हैं। तो चलिए इन्हीं दस्तावेजों के सहारे सैयद वंश की कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है खिज्र खान से। इस वंश के संस्थापक, लेकिन वो कोई ऐसा राजकुमार नहीं था जिसने जंग जीतकर दिल्ली पर कब्जा किया हो। नहीं, उसकी कहानी तो कुछ और ही है, और काफी पेचीदा भी। असल में खिज्र खान वो हमलावर तैमूर का एक बहुत ही वफादार कमांडर था। तो जब तैमूर भारत से वापस जा रहा था, तो उसने अपने इस भरोसेमंद आदमी को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, इन सब का गवर्नर बना दिया। मतलब उसकी ताकत का सोर्स कोई अपनी जीत नहीं थी, बल्कि एक बाहरी हमलावर का दिया हुआ हक था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। दिल्ली का तख्त उसके पास था, पूरी सल्तनत उसकी मुट्ठी में थी। फिर भी खिज्र खान ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। उन्होंने सुल्तान की जगह एक उपाधि ली, रैयते आला। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि वो खुद को एक आज़ाद बादशाह नहीं मानता था, बल्कि तैमूर के खानदान का एक नुमाइंदा, एक गवर्नर समझता था। ये उसकी पूरी राजनीतिक स्थिति को साफ साफ दिखाता है। और हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। वो बाकायदा अपनी वफादारी साबित करने के लिए तैमूर के बेटे शाहरुख को रेगुलर ट्रिब्यूट, मतलब नजराना, ये टैक्स भेजा करता था। तो सीधे सीधे कहें तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा इंसान असल में किसी और के लिए काम कर रहा था। ओके, तो ये तो थी पहली पीढ़ी की कहानी। अब देखते हैं कि अगली पीढ़ी में क्या होता है। खिज्र खान के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा मुबारक शाह, और भाई उसके इरादे तो अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ पिता जो खुद को गवर्नर रैयते आला कहता रहा, दूसरी तरफ बेटा मुबारक शाह जिसने आते ही शाह यानी राजा की उपाधि अपना ली। ये सिर्फ एक टाइटल का बदलना नहीं था, ये तैमूर की परछाई से बाहर निकलने का, अपनी आज़ादी का एक खुला ऐलान था। और मुबारक शाह सिर्फ उपाधि लेकर ही नहीं रुका, उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, एक विरासत छोड़नी थी। तो उसने क्या किया? उसने यमुना के किनारे मुबारकबाद नाम का एक पूरा शहर बसा दिया। और सबसे जरूरी बात, उसने ये पक्का किया कि उसकी कहानी, उसके वंश की कहानी लिखी जाए। इसके लिए उसने एक इतिहासकार यहया बिन अहमद सरहिंदी को अपने साथ रखा। और देखिए, कमाल की बात यह है कि मुबारक शाह अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहा। आज हम सैयद वंश के बारे में जो कुछ भी, मतलब A to Z जो भी जानते हैं ना, वो सब याहिया की उसी किताब तारीख ए मुबारक शाही की वजह से है। अगर उसने ये न लिखवाया होता तो शायद ये 37 साल का इतिहास कहीं गुम हो गया होता। लेकिन जो एम्बिशन मुबारक शाह ने दिखाया था वो ज्यादा लंबा नहीं चला। इस वंश का अंत भी उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से ये शुरू हुआ था। इस वंश का आखिरी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, और उसके आते आते जो जोश, जो एम्बिशन उसके पिता ने दिखाया था, वो सब ठंडा पड़ चुका था। और इसी के साथ सैयद वंश का ये छोटा सा दौर भी खत्म हो गया। 37, बस सिर्फ 37 साल। इस पूरे के पूरे राजवंश का दिल्ली पर शासन कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही था। सोचिए, दिल्ली सल्तनत के सैकड़ों सालों के इतिहास में ये कितना छोटा सा वक्त रहा होगा। तो आखिर में इस 37 साल की कहानी से हम क्या समझते हैं? ये कहानी है एक ऐसे वंश की जो किसी और की परछाई में शुरू हुआ। एक पीढ़ी ने आज़ाद होने का सपना देखा और फिर अगली ही पीढ़ी में सब खत्म हो गया।
ये छोटी सी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सत्ता कितनी नाजुक हो सकती है, वफादारी के मायने कैसे बदलते रहते हैं और आखिर में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना कितना कितना मुश्किल होता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।